तेव्हा त्यांच्या इनिशिएटिव्हवर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना अशी एक योजना सुरू झाली होती। योजनाचा उद्देश होता महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरण करण्याचा। जून महिन्यामध्ये योजना सुरू झाली होती आणि जुलै एंड पासून महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात एकूण 2,47,00,000 अशी महिलांना आम्ही प्रत्येक महिना 1,500 रुपयाचा एक आर्थिक मदत देण्याचा कार्यक्रम सुरू केला होता। तेव्हापासून जो आमची लाडकी बहीण आहेत ते खूप खुश होते आणि त्यांनी आमचे पक्षाचे जो नेते आहेत त्यांना एक लाडका भाऊ म्हणून खूप असा आशीर्वाद दिला आणि तेव्हापासून योजना चालू आहे। पण तेव्हापासून जो महाराष्ट्राचे लाडकी बहिणीचे जो सावत्र भाऊ आहेत त्यांच्याकडून एक दुष्प्रचार चालू होता। पहिला असा एक त्यांचा आक्षेप होता की निवडणुकीच्या वेळी अशी योजना सुरू नाही झाली पाहिजे। विरोधकांमध्ये काही लोक कोर्टमध्ये पण गेले होते ही योजनाच्या विरोधात की योजना बंद झाली पाहिजे, पण हायकोर्टने त्यांची काही ऐकलं नाही। त्यानंतर विरोधकांकडून असा एक दुष्प्रचार सुरू झाला की योजना निवडणुकीनंतर बंद होईल। आता निवडणुकी झाली, नवीन सरकार शासन स्थापित झाली, नवीन मुख्यमंत्री आमचे नेते उपमुख्यमंत्री झाले, तरी योजना चालू आहे, सुरूच आहे। म्हणजे विरोधकांचा लगातार दुष्प्रचार सतत चालू होता। महाराष्ट्राचे जो लाडकी बहीण आहेत त्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाच्या विरोधात अजून एक नवा वाद आता सुरू झालेला आहे। कालपासून लाडकी बहीण योजनाबद्दल एक नवीन वाद सुरू झालेली आहे की 2,47,00,000 जो लाभार्थी महिला आहेत त्याच्यामधून 92 लाख महिलांना आम्ही बघण्यात आलेले आहे। त्या योजनामधून त्यांचं नाव कट झालेलं आहे। तर चुकीची माहिती आहे। हा एक प्रकारचा दुष्प्रचार आहे, अप्रचार आहे। दुसरी अशी एक चुकीची माहिती सर्वांनी दिली की 14,000 कोटी महाराष्ट्र शासनाच्या वाया गेलेला आहे। म्हणजे जे पात्र नव्हते त्यांना 14,000 कोटी दिलेला गेलेला आहे। हा पण एक अप्रचार आहे, दुष्प्रचार आहे। याचा जवाब फक्त एवढाच आहे की जेव्हापासून ही योजना चालू आहे त्यानंतर ऑगस्ट 2025 मध्ये बँकातर्फे ई-केवायसी ची प्रक्रिया सुरू झाली। इलेक्ट्रॉनिक केवायसी म्हणजे नो योर कस्टमर। हा प्रत्येक व्यक्तीला ज्यांच्या बँक खाता असतात त्यांना पण ई-केवायसी करायला पडतो आणि जे काही लाभार्थी आहेत त्यांच्याकडून शासनाची अशी अपेक्षा होती की जेवढी महिला लाभार्थी आहेत ते सगळे पात्र आहेत की नाही याच्यासाठी त्यांच्याकडून सर्व प्रकारची जो माहिती आहे माहिती उपलब्ध करून दिला पाहिजे। म्हणजे ई-केवायसी मध्ये जेव्हा 2025 मध्ये ऑगस्ट पर्यंत जो चालू होता तेव्हा प्रत्येक लाभार्थी महिलांनी स्वतःची एक जबाबदारी, स्वतःची एक जो माहिती, जे काही डॉक्युमेंट होता त्यांनी पुरावा दिला। पुरावा म्हणजे जेव्हा ही योजना सुरू झाली होती तेव्हा 4-5 प्रकारचे निकष निर्धारित झाले होते। म्हणजे कुठल्या प्रकारची महिला पात्र होणार या योजनामध्ये, लाभार्थी कोण होऊ शकते, त्याच्यासाठी पहिली जो एक शर्त होती, जो पहिला निकष होता तो म्हणजे 2.5 लाख पेक्षा जास्ती उत्पन्न नाही राहिला पाहिजे। ज्या महिलेचा उत्पन्न, आर्थिक उत्पन्न
2.5 लाखपेक्षा जास्ती आहे त्यांना ही योजनाची लाभ मिळू शकत नाही. म्हणजे त्यांना कुठल्या प्रकारच्या उत्पन्नाचा दाखला द्यायचा होता. इन्कम टॅक्स आयकर दाता नाही राहिला पाहिजे. म्हणजे जे इन्कम टॅक्स पेयर आहेत त्यांच्यासाठी ही योजना नाही आहे. त्यांच्या घरात कुटुंबात कोणीही सरकारी नोकरीमध्ये नाही राहिला पाहिजे. त्यांच्या पती किंवा त्यांच्या वडील जे काही आहे. दुसरी एक असा निकष होता की कुठल्या प्रकारची जो महाराष्ट्र शासनची महिलांसाठी योजना आहे, कुठल्या प्रकारची योजना आहे ती योजनाची लाभार्थी नाही राहिला पाहिजे. समजा महाराष्ट्र शासनची एक योजनाची कोणी महिला लाभार्थी आहे तर त्यांच्यासाठी ते कधीही ही योजनामध्ये लाभार्थी होऊ शकत नाही. आणि वय मर्यादा 21 पासून 65 पर्यंत राहिली पाहिजे. हा आमचा निकष होता. हा निकष चेक करण्यासाठी ई-केवायसी सुरू झाला आणि ई-केवायसी एकदा ऑगस्ट 2025 पर्यंत होता, 25 पर्यंत. नंतर 6 महिन्याची मुदतवाढ दिली गेली आणि डिसेंबर 2025 पर्यंत होता. और अजून ई-केवायसी खूप सारी अशी महिला आहेत त्यांची झालेली नाही. तो जो 92 लाख महिला या लाभार्थीचा नाव बदलण्यात आलेला आहे असा जो आरोप आहे तो चुकीचा आरोप आहे. त्यांच्या अजूनपर्यंत ई-केवायसी झालेली नाही. असे सगळे महिलांचा ई-केवायसी झाला पाहिजे. त्यांच्याकडून प्रयत्न झाला पाहिजे. त्यांच्याकडून ई-केवायसीची जो एक प्रक्रिया आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी सहभाग घेतला पाहिजे जेणेकरून लवकरात लवकर त्यांना पात्र करण्याची जो प्रक्रिया आहे तो पूर्ण होईल. त्याचप्रमाणे जो 14,000 कोटी पैसा वाया गेलेला आहे महाराष्ट्र शासनाचा जो आरोप आहे एकदम चुकीचा आरोप आहे. कारण जे 92 लाख महिला अजूनपर्यंत ज्यांची केवायसी झालेले नाही त्यांना गेला 10 महिन्यापर्यंत आम्ही पैसे दिलेले आहे. तो पैसा व्यर्थ गेला का असा आरोप लावणं चुकीचा आहे. महाराष्ट्र शासनाचा एकही पैसा वाया गेलेला नाही. 2 केस आहेत त्याच्यामध्ये महाराष्ट्र शासनाकडून पैसे परत घेण्याची तयारी आहे. एक तो 29,000 पुरुषांनी लाडकी बहन योजनामध्ये पैसे घेतलेले आहेत. आमचे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी विधान भवनमध्ये विधानसभामध्ये असं वक्तव्य केलेलं आहे की त्यांच्याकडून मी पैसे परत घेणार. आणि दुसरा जे सरकारी कर्मचारी आहेत जे शासकीय कर्मचारी आहेत त्यांच्यासाठी योजना नव्हती पण त्यांनी पण ही योजनामध्ये लाभ घेतलेला आहे. त्यांच्याकडून पैसे घेतले जाईल परत घेतले जाईल अशी घोषणा शासनातर्फे झालेली आहे. म्हणजे 2 कॅटेगरीवर जे काही पैसे 2 कॅटेगरीत जे काही पैसे दिलेले गेलेले आहे तो पैसा परत येईल म्हणजे तो पैसा वाया गेलेला नाही. आता जो विरोधक आहेत त्यांच्याकडून जो अप्रचार चालू आहे तो का चालू आहे. त्यांना महिलांच्या सक्षमीकरणची योजना जो आहे त्यांना चांगला वाटत नाही. ते यांच्या विरोधात आहे. पार्लमेंटमध्ये जेव्हा महिला आरक्षण विधेयक येतो तेव्हा विरोध करणारे कोण लोक हे सगळे विरोधक आहेत. काँग्रेसवाले आहेत, उभाटावाले आहेत. यांच्यासाठी महिलांसाठी जो योजना आम्ही आणतो त्याच्या विरोधात कोण आहे काँग्रेसवाले विरोधक आहेत, उभाटावाले आहेत. तो यांना मी सांगू इच्छितो की संपूर्ण देशात महिलांना आर्थिक सक्षमीकरण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कार्यक्रम चालू आहे. संपूर्ण देशात सध्या 15 असे राज्य आहेत जिकडे लाडकी बहन योजना सारखी योजना चालू आहे. संपूर्ण देशात एकूण 22 कोटी महिलांना लाभ देण्याचा कार्यक्रम त्यांना लाभार्थी बनवण्याचा कार्यक्रम सध्या चालू आहे. प्रत्येक महिन्यात 1,75,000 कोटी आम्ही संपूर्ण देशात महिलांना सक्षमीकरण करण्यासाठी देतो. हा आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी
यांची योजना आहे की आमचे देशात जो महिला राहते त्यांना आर्थिक मदत दिला पाहिजे, त्यांना एक आधार दिला पाहिजे आणि याच्यासाठी संपूर्ण देशात अशी योजना चालू आहे। आणि याच्या विरोधात सगळे विरोधक जो काँग्रेसवाले आहेत किंवा उबाठावाले आहेत किंवा ममता बनर्जी जी पार्टी होती किंवा सपावाले आहेत, सगळे विरोध करतात। यांच्या विरोधकांचा आम्ही विरोध करतो। आणि आता जे आमची लाभार्थी महिला होती ज्यांच्या अजूनपर्यंत केवायसी झालेला नाही, त्यांच्यासाठी आम्ही शिवसेनेतर्फे महाराष्ट्र शासनाची अशी मागणी करतो की तुम्ही ई केवायसीची मुदत वाढ करा। जोपर्यंत एकही पात्र महिला त्यांच्या ई केवायसी होत नाही तोपर्यंत ई केवायसीची प्रक्रिया चालू राहिली पाहिजे, जेणेकरून प्रत्येक पात्र महिलांना या योजनाची लाभ मिळेल। आमचे शासनातर्फे आणि आमचे पक्षाचे मुख्य नेते एकनाथ शिंदे साहेबांचा असा निर्धार आहे की महाराष्ट्रामध्ये एकही पात्र महिलांना आम्ही ही योजनामधून बाहेर ठेवणार नाही। प्रत्येक लाडकी बहीण जे पात्र आहेत त्यांना ही योजनाचा लाभ भेटेल। आणि कोणीही शासकीय स्तरचे कर्मचारी असो किंवा अजून कोणी त्यांच्या समजा काही कट कारस्थान आहे आणि कोणी पात्र महिलेना ही योजनाची लाभ ते घेऊ शकत नाही, कुठला कट कारस्थान झाला त्याच्यासाठी आम्ही सज्ज राहणार आणि एक पात्र महिलांना ही योजनाचा लाभ मिळे असा प्रयत्न आमच्याकडून सतत जारी राहील, सतत चालू राहील। कारण आमचे पक्षाचे मुख्य नेते म्हणजे ते लाडके भाऊ आहेत महाराष्ट्राचे, संपूर्ण महाराष्ट्राची लाडकी बहिणीचे लाडके भाऊ आहेत। त्यांचा संकल्प आहे, त्यांची कल्पना आहे, त्यांची योजना आहे की महाराष्ट्रात राहणारे जे काही गरजू महिला आहेत, गरीब महिला आहेत, त्या सगळ्या महिलांना, सर्व महिलांना महाराष्ट्र शासनातर्फे 1,500 रुपयाची जो मदत आहे सतत चालू राहिली पाहिजे। याच्यामध्ये वाढ करण्याचा पण एक प्रस्ताव आहे। पण विरोधकांना आम्ही सांगू इच्छितो की तुम्ही गेल्या 2 वर्षापासून जे काही दुष्प्रचार अप्रचार करत आहात महिलांच्या विरोधात, आता थांबवा। ही योजना कधीही बंद होणार नाही, ही योजना सतत चालू राहील आणि प्रत्येक गरजू महिलांना मदत करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन तयार आहे। महाराष्ट्र में शिवसेना के मुख्य नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री 2024 में जून महीने में महाराष्ट्र की जो आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं हैं उन महिलाओं को मदद करने के लिए लाडकी बहन मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना शुरू की थी। आदरणीय शिंदे जी की पहल पर, उनकी कल्पना पर, उनके सपने के आधार पर पूरे महाराष्ट्र की जो जरूरतमंद महिलाएं हैं उनको हर महीने 1,500 रुपए की मदद की जाए, आर्थिक मदद की जाए, डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा भेजा जाए। इस प्रकार की एक योजना हमने बनाई और महीने 1.5 महीने के अंदर उसको लागू किया। पहली रकम रक्षाबंधन के मौके पे मिलती है, बल्कि 2-2 महीने की रकम एक साथ मिलती है। और जब से ये योजना शुरू हुई तब से महाराष्ट्र में जो हमारी पार्टी के विरोधक हैं या हमारी सरकार के जो विरोधक हैं, जो विपक्षी दल में बैठे हैं, चाहे कांग्रेस वाले हों, उबाठा वाले हों या राष्ट्रवादी शरद पवार जी की पार्टी वाले हों, सभी लोगों ने एक षड्यंत्र चला रखा था और लगातार इस योजना का वो विरोध करते जा रहे थे। जब उस योजना का विरोध कर रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने आरोप लगाया कि ये योजना लागू ही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक चुनाव के समय इस प्रकार की योजना लागू करना गलत है। ऐसे विपक्षी दलों में से कुछ नेता तो हाईकोर्ट में चले गए, मुंबई हाईकोर्ट में चले गए थे कि योजना बंद होनी चाहिए, शुरू ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी। जब ये योजना शुरू हो गई, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो उस दरमियान यही कांग्रेस वाले, उबाठा वाले इस प्रकार से दुष्प्रचार करने लगे
कि चुनाव के बाद यह योजना बंद हो जाएगी, चुनाव में सिर्फ वोटरों को प्रलोभन देने के लिए, आर्थिक मतलब रुपए कुछ पैसे देने के लिए योजना लागू की गई है। चुनाव हो गए, हमारी सरकार आ गई, लाडकी बहनों की वजह से, उन्हीं लाडली बहनों के आशीर्वाद से हमारी सरकार दोबारा आती है और फिर से हम इस योजना को आगे जारी रखते हैं। और जब हम उस योजना को आगे जारी रखते हैं तब भी लगातार लाडकी बहन योजना के बारे में हमेशा कुछ न कुछ दुष्प्रचार करने का प्रयत्न किया जाता है। सबसे पहले हम यह घोषणा करना चाहते हैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी पार्टी के मुख्य नेता श्री एकनाथ शिंदे जी की तरफ से, कि योजना कभी भी बंद नहीं होगी। महाराष्ट्र की जितनी भी पात्र महिलाएं हैं इस योजना के लिए, उन तमाम महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलता रहेगा और एक भी पात्र महिला को इस योजना का लाभ लेने से कोई रोक नहीं सकता। इस प्रकार का हम संकल्प लेते हैं, इस प्रकार का हम इंतजाम करते हैं। अभी जो ताजा विवाद शुरू हुआ है वह विवाद यह है कि पूरे महाराष्ट्र में जो 2,47,00,000 महिलाओं को लाडकी बहन योजना का लाभ मिल रहा था, उसमें से 92 लाख यानी 92 लाख महिलाओं के नाम निकाल दिए गए। यह सरासर गलत जानकारी है, एक प्रकार का दुष्प्रचार है और महाराष्ट्र सरकार को और इस योजना को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है। इसी के साथ एक नया वाद क्रिएट किया गया है कि चूंकि इतने नाम निकाल दिए गए या पात्र घोषित हो गए हैं, इसलिए इनकी वजह से महाराष्ट्र सरकार का 14,000 करोड़ रुपए बर्बाद हो गया है। यह भी गलत बात है क्योंकि 92 लाख लोगों का नाम अभी तक निकाला ही नहीं गया है। सच यह है कि जब नई सरकार आई 2024 के आखिर में, तब इस योजना के जितने भी लाभार्थी थे उन सबका ई-केवाईसी करने का काम शुरू हुआ। मतलब इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी, नो योर कस्टमर। मतलब जो लाभार्थी थे उन सबको बोला गया कि आप नए सिरे से आप पात्र हैं, इसके लिए सारी जानकारी, सारे दस्तावेज उपलब्ध कराएं। जब ये योजना अनाउंस की गई थी तब इसके 4-5 निकष तय किए गए थे, क्राइटेरिया तय किए गए थे। पहला क्राइटेरिया यह था कि ऐसी किसी भी महिला को इस योजना का लाभ लेने का अधिकार है जिसका इनकम, जिसकी कमाई, सालाना कमाई 2.5 लाख रुपए से कम हो, मतलब 20,000 रुपए महीने से कम हो। दूसरा क्राइटेरिया था कि वो इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए, आयकर दाता नहीं होना चाहिए। तीसरा निकष था, तीसरा क्राइटेरिया था कि उनका पति या उनके पिता सरकारी नौकरी में नहीं होने चाहिए। चौथा क्राइटेरिया यह था कि ऐसी कोई भी महिला जो लाडकी बहन योजना का लाभ लेना चाहती है, उसको पहले से महाराष्ट्र सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो। और आखिरी जो क्राइटेरिया था वो ये था कि उनकी वय मर्यादा, उम्र सीमा 21 साल से लेकर 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अब इस पूरे क्राइटेरिया को एक बार फिर से चेक करने के लिए, वेरिफिकेशन करने के लिए ई-केवाईसी शुरू की गई। और ई-केवाईसी में जिन महिलाओं ने अपनी सारी जानकारी उपलब्ध कराई, उसके आधार पर प्रारंभिक तौर पर लगभग 1,60,67 लाख लोगों के नाम क्लियर हुए। अभी भी 92 लाख महिलाओं का ई-केवाईसी नहीं हुआ, होना बाकी है। और चूंकि अभी तक उनका ई-केवाईसी नहीं हुआ, इसलिए उनको जो हर महीने जो पैसे भेजे जाते थे वो रोक दिया गया। तो हम सबसे पहले अपील करेंगे कि जिन महिलाओं ने जिन लाडकी बहनों ने अपना ई-केवाईसी अभी तक नहीं किया, वो जितना जल्दी हो कर दें। पहले अगस्त 2025 तक की मर्यादा थी ई-केवाईसी करने के लिए, बहुत महिलाएं नहीं कर पाई। उसके बाद उसमें 6 महीने का एक्सटेंशन दिया जाता है और दिसंबर 2025 तक की एक मुद्दत बढ़ाई जाती है। आज हम शिवसेना की तरफ से अपने पार्टी के मुख्य नेता श्री एकनाथ शिंदे जी की तरफ से डिमांड करते हैं, मांग करते हैं
कि ई केवाईसी के लिए जो प्रक्रिया चल रही है उसको बंद न करें, उसको और भी एक्सटेंशन दें, बल्कि जब तक एक एक पात्र महिला अपना ई केवाईसी नहीं कर लेती है, जब तक उनके सारे कागज पत्र और सबूत और दस्तावेज सरकार के पास नहीं आ जाते हैं, तब तक ई केवाईसी की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। ऐसी हमारी मांग है, ऐसी हमारी अपेक्षा है, हमारी सरकार का संकल्प है। हमारी पार्टी के मुख्य नेता श्री एकनाथ शिंदे जी का संकल्प है कि जब तक सरकार है, जब तक वो है, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत इस योजना को बंद नहीं कर सकती। हमारे विपक्षी दलों में बैठे जो नेता हैं वो लगातार इस योजना के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। योजना बंद हो जाएगी, योजना बंद हो जानी चाहिए। जी नहीं, योजना कभी बंद नहीं होगी। इस योजना से लाभ लेने वाली जितनी पात्र महिलाएं हैं उनको सतत लाभ मिलते रहे। आज 1,500 रुपए मिल रहा है, हमने चुनाव के दरमियान इसको 2,500 करने का वचन दिया है। बहुत जल्दी आने वाले दिनों में हम जो महिलाओं को जो मदद कर रहे हैं उसमें बढ़ोतरी कर हमारी तैयारी है। तो ऐसे तमाम लाडली बहनों से मेरा निवेदन है कि विरोधक जो कि आपके सौतेले भाई की तरह हैं, आपके लाड के भाव नहीं है, आपके लाडले भाव नहीं है, ऐसे सौतेले भाइयों के दुष्प्रचार से सावधान रहिए। किसी भी पात्र महिला को इस योजना से अलग करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हां, इस बीच अधिकारियों की जो गलतियां थी, अधिकारियों ने जो अनदेखी की, उसकी वजह से लगभग 29,000 पुरुषों ने लाडकी बहन योजना का लाभ लिया है या वो लाभार्थी बन गए। ऐसे पुरुषों पे हमको शर्म आती है, उनका मैं निषेध करता हूं। उनका आगे क्या होगा, कैसे होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने विधानसभा में पटल पर ऐसी घोषणा अवश्य की थी कि इन तमाम पुरुषों से लाडकी बहन योजना के तहत जो इन्हें पैसे लिए वो पैसे वापस लिए जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से जो सरकारी नौकरी में जो लोग हैं, महाराष्ट्र सरकार के शासकीय नौकर जो हैं, शासकीय सेवा में जो लोग काम कर रहे हैं, ऐसे भी मेरे ख्याल से कोई 12-15 हजार के आसपास लोग हैं जिन्होंने इस योजना का लाभ उठाया है, उनसे भी पैसा वसूला जाएगा। इस प्रकार की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। मैं एक बार फिर अपने तमाम विरोधकों को कहना चाहूंगा कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करने का अभियान पूरे देश में बहुत तेजी से चल रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पहल पर इस समय हिंदुस्तान के 15 राज्यों में लाडली बहन योजना की तरह महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम करने, सशक्त करने के लिए योजनाएं चल रही हैं और इन योजनाओं का लगभग 22 करोड़ महिलाओं को लाभ मिल रहा है। 1,70,000 करोड़ रुपए प्रति माह पूरे देश में महिलाओं को हम दे रहे हैं ताकि उनकी आर्थिक ताकत बढ़े, ताकि उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो। तो ऐसे जो विरोधक हैं, जो हमेशा महिला विरोधी भूमिका लेते हैं, आप सबको याद होगा जब पार्लियामेंट में महिलाओं को आरक्षण देने का बिल इस बार लाया गया था तो उसका विरोध करने वाले यही कांग्रेस वाले, उबाटा वाले, ममता वाले और सपा वाले लोग थे। ऐसे विरोधकों से हमारी लाडली बहनों को सावधान रहना है और ऐसे विरोधकों के बारे में आगाह करते हुए मैं लाडली बहनों से अपनी पार्टी की तरफ से अपील करता हूं कि आपके लिए जो ये योजना है, यह योजना कभी बंद नहीं होगी और इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने के लिए जितना जल्दी हो ई केवाईसी की प्रक्रिया में शामिल हो और अपने आप को पात्र करें, ताकि आप सबको नियमित तौर पर हर महीने जो महाराष्ट्र सरकार अपनी तरफ से मदद कर रही है वो मदद मिलती रहे। सर, आपकी पार्टी का हमेशा से ये स्टैंड रहा है कि लाडली बहन योजना को इलेक्टोरल टूल नहीं है, पर हम देख रहे हैं कि जैसे 2024 के इलेक्शन से 5 महीने पहले ये योजना आई और अभी जब स्टेट इलेक्शन हो, म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन हो, जिला परिषद हो, ये सारे इलेक्शन हो जाने के बाद इनएलिजिबल बेनिफिशियरीज को निकाला जा रहा है। तो मतलब ये सब बेनिफिशियरीज लीगल या इलीगल, ये उस वक्त इन लोगों को पैसा मिल रहा था जब इलेक्शन स्टेट में चल रहे थे। तो ऐसा क्यों नहीं माना जाना चाहिए कि लाडली बहन योजना इलेक्टोरल टूल?
इलेक्टोरल टूल इसको नहीं कह सकते। हुआ ये कि लोकसभा चुनाव के बाद हम लोगों ने इस योजना पे काम करना शुरू किया, क्योंकि लोकसभा चुनाव खत्म हुआ और सीधे हम लोग विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे। और जब विधानसभा चुनाव की तैयारी में हम जुट रहे थे, तब हमारे मन में आया कि हम कोई ऐसी योजना बनाएं जिससे हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को लाभ पहुंचा सके। तो लाड़की बहन योजना की स्कीम हमारे सामने आई थी। इस प्रकार की योजना मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में पहले से चल रही थी। बाद में हमारे देखा था कि झारखंड में योजना शुरू हुई, मैया योजना वहां बोलते हैं। तो जब यह योजना की प्लानिंग हो रही थी, तब इसके कुछ क्राइटेरिया तय हुए थे और कहा गया था कि इसी प्रकार की महिलाओं को लाभार्थी बनाया जा सकता है। उस क्राइटेरिया के बावजूद बहुत सारे ऐसे लोगों ने इस योजना में एप्लीकेशन दिया या लाभ लिया जो इस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते थे, और उसकी उस समय जांच होनी चाहिए थी, लेकिन जांच नहीं हो पाई। और जांच करने की जिम्मेदारी मेरी या आपकी नहीं, वहां टेबल पर बैठे कर्मचारियों और अधिकारियों की थी। तो उन अधिकारियों की वजह से जो अयोग्य इनएलिजिबल जो लेडीज थी, उनको भी इसका लाभ मिला, ये एक सच है। लेकिन ये संख्या बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी है। जो 92 लाख रुपए का आंकड़ा, 92 लाख का जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है, वो एक बकवास है, वो बहुत बड़ा झूठ है। कोई भी योजना जब लागू होती है तो उसका दुरुपयोग करने के लिए बहुत सारे लोग सीन में आ जाते हैं। सरकार की जिम्मेदारी क्या है? उस योजना का लाभ पात्र लोगों को मिल रहा है कि नहीं, अयोग्य लोगों को तो नहीं मिल रहा है। जो हमने क्राइटेरिया सेट किया उसका कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं, यह देखना चाहिए। और इसी के लिए ई-केवाईसी अगस्त 2025 में शुरू किया गया, और ई-केवाईसी के माध्यम से धीरे धीरे एक वेरिफिकेशन होता है, और जो चलनी से छानने का काम करते हैं ना, उस तरह से छानते छानते अब तक 1,67,00,000 महिलाओं को पात्र कर दिया गया है। 92 लाख महिलाएं जो बची हैं, उन महिलाओं को पात्र होने के लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया के दौर से गुजरना पड़ेगा और गुजरना चाहिए। सीएजी का एक रिपोर्ट आया हाल में, जहां पे उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की 2024-2025 की स्पेंडिंग को ऑडिट किया, और उस ऑडिट में पता चला कि 3,000 करोड़ से अधिक एक्सेस अमाउंट लाडली बहन योजना में स्पेंड की गई। उनके हिसाब से ये वीक प्लानिंग दर्शाता था। सीएजी ने ऐसा अपने रिपोर्ट में कहा। तो जो सीएजी रिपोर्ट ने एक बार कांग्रेस सरकार को 2G स्कैम के वक्त नीचे लाया था, क्या आपको लगता है उसी तरीके का खतरा आपकी सरकार पे भी मंडराएगा? ये कोई स्कैम नहीं है, इसको 2G और कोलगेट स्कैम से मत जोड़िए। गलती सिर्फ इतनी हुई है कि हमने ओरिजिनली यह सोचा था कि इस स्कीम पे हमको 30,000 करोड़ रुपए खर्च करने हैं, यानी 30,000 करोड़ रुपए की एलोकेशन हुई, या उसको हम लोगों ने ईयर मार्क किया। और जब ये योजना लागू होने लगी और जब पात्रों की संख्या बढ़ने लगी, तब जाके 30,000 करोड़ की जगह 35,000 करोड़ या 34,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। तो इसको स्कैम नहीं कह सकते। हां, ये कह सकते हैं कि जो अनएलोकेटेड या अनईयरमार्क जो फंड था, उसके अतिरिक्त फंड हम लोगों ने खर्च किया। किसके लिए खर्च किया? उन्हीं महिलाओं के लिए जिनको हम आर्थिक रूप से सशक्त करना चाहते हैं। तो यह किसी प्रकार का स्कैम नहीं है। हां, ज्यादा खर्च है, जितना ईयर मार्क था उससे ज्यादा खर्च किया, बस इतना ही सीएजी ने कहा है। और मुझे लगता है सीएजी की वो रिपोर्ट सही है। आप चाहोगे इसका इंडिपेंडेंटली भी ऑडिट हो जाए ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़े थोड़ी? सरकार की किसी भी योजना की थर्ड पार्टी ऑडिट होती रहती है, और मुझे लगता है कि हाल के दिनों में, पिछले 10-15 वर्षों में, 20 वर्षों में थर्ड पार्टी ऑडिट करने का एक ट्रेंड चला है। और अगर कोई करना चाहे तो सारी इंफॉर्मेशन उसके पास है। सरकार के सारे कामकाज वेबसाइट पे होते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आरटीआई पे मिल जाता है। कोई भी व्यक्ति चाहे तो उसको ऑडिट कर सकता है, क्योंकि इसमें कोई कहीं से कुछ छुपाया नहीं जा रहा है। सारा कामकाज कारभार जो है वो एकदम से ट्रांसपेरेंट है। तो जितनी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन सरकार के वेबसाइट से मिल जाएगा, आरटीआई के जरिए मिल जाएगा। उसके बाद आप अपना जो भी एक ऑडिट करना चाहे करें। कोई नहीं। ये जो हमारे विरोधक हैं, उनकी तरफ से आज से नहीं 2 साल से प्रचार चल रहा है। हर महिला को हर महीने 1,500 रुपए मिलते हैं और मिलते रहेंगे। हां, जो महिला अभी तक केवाईसी नहीं कर पाई है, उसका पैसा रुक रहा है। और ऐसी महिलाओं से, ऐसी बहनों से हम निवेदन करते हैं, जितना जल्दी हो पास के बैंक में जाके अपने सारे कागजात जमा करके अपना ई-केवाईसी करवा लीजिए। संजय राउत से म्हणणं आहे की योजना म्हणजे निवड राजकीय पोळी भाजण्याचं काम
राजकीय पोळी भाजण्याच्या राजकीय पोळी भाजण्याचा हेतू आहे म्हणतात. समजा हेतू आहे, त्याच्यामध्ये काय चूक आहे? आम्ही आमची लाडकी बहिणींना मदत करतो, त्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरण करतो, हा आमचा हेतू आहे. आणि या हेतूमुळे समजा काहीतरी आम्हाला राजकीय लाभ भेटतो, त्याच्यावर काही आक्षेप घेण्याची गरज नाही, याच्यामध्ये काही चूक नाही. मेन उद्देश आहे की महिलांना मदत केला पाहिजे, आणि या मदत करण्याचा उद्देश संपूर्ण देशात सध्या चालू आहे. संजय राऊतचा जो पक्ष आहे उबाटाचे सहकारी आहेत, काँग्रेस और काँग्रेसवाल्यांचे सहकारी आहेत, जेएमएम वाले झारखंडमध्ये, तिकडे पण महिला योजना चालू आहे. तिकडे पण 1,500 किंवा 2,000 रुपये देतात झारखंडचे सर्व लाडकी बहिणीला. तो संपूर्ण देशात 15 राज्यात अशी योजना चालू आहे आणि चालू राहिली पाहिजे. देशामध्ये सध्या 22 कोटी महिलांना आम्ही मदत करतो. 22 कोटीपेक्षा जास्ती महिलांची गरज आहे, तो जास्ती महिलांना मदत करा. पण महिलांच्या बँक खात्यामध्ये प्रत्येक महिन्यात काहीतरी रोख रक्कम पाठवला पाहिजे, हा शासनाचा निर्धार आहे. आणि या निर्धारामध्ये कोणाला राजकीय पोळी भाजण्याचा हेतू दिसतो तर त्यांना दिसू द्या, काही आम्हाला काही फरक पडत नाही. याबाबत संजय राऊतांना काय सल्ला द्याल पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून? काय सल्ला काय देऊ इच्छिता? काही सांगू शकत नाही, कारण आता त्यांची कधीही सरकार येऊ शकत नाही, तर कधी महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणचा कार्यक्रम राबवू शकत नाही. ते फक्त असाच एक भांडूपचा भोंगा आहे, त्या भोंगामध्ये ते बोलत राहणार आणि दररोज काहीतरी एक चुकीची बातमीची पसरवतात. असाच त्यांची एक प्रक्रिया चालू राहील.